नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नवीं कक्षा के सभी बच्चों का इस टास्क के अंदर स्वागत करता हूं। गत टास्क के अंदर धरती की शान नामक काव्य देखा। आज गद्य 21वां क्रांतिकारी शेखर का बचपन देखना है। सच्चिदानंद वात्स्यायन द्वारा लिखित एक अंश यहां पर दिया गया है, उस अंश को पढ़ना। शेखर एक जीवनी का एक अंश जो है उनका एक भाग यहां पर हमें दिया गया है। अंश एक का एक भाग यहां पर दिया गया है। शेखर का बचपन कैसा था, क्रांतिकारी व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, ये तो क्रांतिकारी व्यक्ति का बचपन किस प्रकार से, बचपन में वो कैसे थे, बचपन किस प्रकार से बीता है, उसी बात को यहां पर हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। ढेर सारी बातें उनके अंदर, शेखर के क्रांतिकारी विचार धीरे धीरे कैसे बड़े होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर शुरुआत के विचार कैसे थे, या तो शुरुआत में शेखर जी कैसे थे, क्रांति के बीज में उनके चरित्र के अंदर किस प्रकार से खिलते गए, उसी बात को यहाँ पर हमारे सामने रखने का प्रयत्न सच्चिदानंद जी ने किया है। देखते हैं शेखर का बचपन के शेखर कैसे थे, उनके पिताजी के साथ उनका संघर्ष किस प्रकार का रहता था, घर के अंदर कैसे कैसे बदलाव शेखर जी लाए, वो सारी बातें इस अंश के अंदर हमारे सामने रखी है। देखते हैं असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। असहयोग की एक प्रकार की लहर आई थी, हर जगह पर स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहे थे, असहयोग आंदोलन हो रहे थे, यानी कि सरकार उस समय ब्रिटिश सरकार जो प्रवृत्तियां करती थी, सभी प्रवृत्तियों का विरोध करना और बदले में असहयोग देना। विरोध करना मतलब असहयोग देना। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा, और जब नहीं बह पाया तब हाथों से शेखर अपने को बहाने लगा। शेखर ने भी प्रयत्न किए पर बह नहीं पाता, तो अपने हाथों से बहाने का प्रयत्न और जोर से करने लगा। घर की परिस्थिति जो से उसी परिस्थिति को हमारे सामने रखा है कि किस प्रकार से घर के अंदर उनके विचारों से अलग प्रकार का वातावरण था। उसमें विदेशी कपड़े उतारकर, उसने विदेशी कपड़े उतारकर रख दिए। जो दो चार मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा, और बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर की वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुंचती। शेखर के पास विदेशी कपड़े ढेर सारे थे, पर उन्होंने घर के अंदर त्याग कर दिया कि मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा। देखो क्रांति की शुरुआत में कैसे विचार बदलते हैं। विचारों की क्रांति की शुरुआत होती है, शेखर के विचार बदले। शेखर ने घर के अंदर विदेशी कपड़े जो अपने पिताजी ने ले दिए थे उनका त्याग कर दिया। देशी कपड़े मतलब हमारे देश में ही जो बने उनको पहनना उन्होंने पसंद किया, मतलब स्वदेशी विचारधाराओं को उन्होंने अपनाया।
स्वदेश के प्रति संवेदना जगी और स्वदेशी कपड़े पहनना, विदेशी कपड़ों का त्याग करना, वैसा उन्होंने तय किया। और 2-4 जोड़ी ऐसे थे, उनको पहनकर वो बाहर निकलता नहीं, घर में ही रहता है। ऊपर जाके खिड़की खोल के बाजार में निकलने वाले या तो रास्ते पर निकलने वाले लोग जो हुआ करते थे, उनके मुंह से जो एक साथ संवेद भावनाएं या तो हिंदुस्तान को जगाने के लिए जो प्रवृत्तियां की जाती थी, उनके बदले में उन्होंने उनको सुनने का प्रयत्न किया। क्या सुनता है देखो, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, और आवाज सुनता है खिड़की से, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। वैसी आवाजें उनके कर्णपट पर पड़ती है। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और यह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। और ऐसी आवाज जब उनके कानों में पड़ती तो अंदर से वो पुलकित हो जाता था, अंदर से आनंदित हो जाता था। क्रांति की शुरुआत में शेखर कैसा था, और वह भी घर के अंदर खिड़की के पास बैठे बैठे बोलने लगता, गांधी का बोलबाला और दुश्मनों का हो वो काला, वैसा वो भी गुनगुनाने लगता, वही बोलने लगता था। इसी से आगे यह वह जा नहीं सकता था, पर घर से अनुमति नहीं थी। लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। घर के अंदर तो वो कुछ कर नहीं सकता था, बाहर जा नहीं सकता था, सबके साथ मिलकर नारे नहीं लगा सकता था। इसीलिए घर का अंकुश उन पर था, उनके पिताजी का अंकुश था कि स्वदेशी व्यक्तियों के साथ अभी जुड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी उस विचारधारा से दूर थे, सरकार के साथ जुड़े हुए थे। इसीलिए घर के अंदर स्वदेशी विचार को जन्म देना उनके पिताजी की अनुमति नहीं थी। इसलिए वो अंकुश ही नया मार्ग उनको ढूंढने के लिए प्रेरित करता था। घर का अंकुश घर के दबाव में रहकर कोई नया रास्ता ढूंढो। मां के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। वो मां ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर से सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लैंपे लाकर उस पर मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पिप्पा उनके पास नहीं था, इसलिए क्या कहते हैं, नौकरों से पाया पर मिला नहीं। नौकरों के पास से उन्होंने तेल मांगना शुरू किया पर मिलता नहीं है। फिर भी शेखर क्या करता है देखो, कि हिम्मत नहीं हुई उनके पास और आग लगा दी। घर के अंदर जितने विदेशी कपड़े थे उन विदेशी कपड़ों को उन्होंने लिया और घर से बाहर जाकर उनका ढेर लगा देता है। उस ढेर को तेल का पिप्पा ढूंढने का प्रयत्न करता है। घर के अंदर नौकरों की ओर देखता है पर नौकर भी देने वाले नहीं थे, तो उन्होंने तो उस विदेशी कपड़ों के ढेर को आग लगा दी। एक साथ सभी विदेशी कपड़ों को जला दिया। मां के अतिरिक्त और कोई घर में था नहीं। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोल कर गाने लगा, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। और आग जैसे जैसे बढ़ी, जैसे जैसे विदेशी कपड़े जलने लगे, वैसे वैसे वो आनंद में आकर आग के आसपास नाचने लगता है शेखर।
शेखर के मन में भी एक प्रकार का आनंद आ गया और नाचने लगता है, आह्लाद उत्पन्न हो जाता है। थोड़ी ही देर में मां आई और थोड़ी देर में शेखर का गाल भी मानो विदेशी हो गई। थोड़ी देर में तो उनकी मां आती है, कपड़ों को आग लगाई हुई देखती है, विदेशी कपड़ों को आग लगा दी है शेखर ने, और मां ने आकर उनके गालों को भी विदेशी बना दिया। मतलब इतने मारे शेखर जी को, इतनी मार पड़ी गालों पर कि दोनों गाल लाल रंग के बन गए और विदेशी हो जाते हैं। शेखर की एक छोटी सी प्रवृत्ति, क्रांतिकारी प्रवृत्ति, विदेशी कपड़ों का त्याग उनको मार खिलाता है। जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। कपड़े जलने लगे, राखों का ढेर लग गया, शेखर को मार मिली। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व हो ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। शेखर ने मार खाई और साथ साथ विदेशी चीजों का इतना त्याग करने लगा कि एक भी चीज हमें नहीं चाहिए। साथ साथ पुरानी बातें याद आती है, पहले वो किस प्रकार से घर के अंदर रहता था, किस प्रकार से विदेशी चीजों को अपनाता था, वो बातें भी उनके अंदर आ जाती है। और वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। यह भी कि वह शेषव से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। और अपने भाइयों के साथ अंग्रेजी में बातचीत करो, वैसा उनके पिताजी का आग्रह हुआ करता था। इसीलिए शेखर सोचता था कि मुझे पिताजी कहते हैं कि अंग्रेजी में तुम अपने भाइयों के साथ बातचीत कर। और शेखर तो हिंदी सीख रहा था, क्योंकि हिंदी भी घर में बोली नहीं जाती थी। शेखर को सारी बातें याद आती। उसकी पहली आई ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु, जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता कुछ नहीं था। शेखर को अपनी पुरानी पहली माँ याद आती है, और वो तो ईसाई। पूरे दिन वो अंग्रेजी में ही बात किया करती थी। उसके गुरुजी जो थे शेखर के, वो भी अमेरिकन मिशनरी थे, और दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, हम तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। शेखर को पहली बार अनुभव हुआ, पहली बार उसे ऐसा लगा कि हम तो पूरा दिन अंग्रेजी ही बोलते हैं और सुनते हैं, माँ भी घर में बोलती है, गुरुजी के पास आता है तो वो पूरा दिन अंग्रेजी में ही बातें करता है, यानी कि विदेश से आई हुई भाषा ही हम सीखते हैं, यानी कि विदेशी भाषा हमारी मातृभाषा बन गई। शेखर को योग्य नहीं लगा। शेखर को ऐसा लगा कि ये बात हो नहीं सकती, अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं बन सकती, हमारी मातृभाषा हिंदी होनी चाहिए। उसे ऐसा लगा। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा। जिसे मैं द्रोणित समझता उसे विदेशी को माँ कहने की बाध्य हो गई हो। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा
से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। धीरे धीरे शेखर ने क्या किया, हिंदी की ओर मुड़ गया कि मेरी मातृभाषा तो हिंदी होनी चाहिए। हिंदी सीखने लगा उत्साह के साथ और अपनी भाषा में से अंग्रेजी शब्दों को निकालने लगा। मतलब अंग्रेजी बोलना उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अब वो समझ पाया था कि हिंदी ही मेरी मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की भाषा है। इसीलिए शेखर ने पहला सुधार किया कि मैं अपनी व्यवहार की भाषा में से अंग्रेजी शब्दों को वो धीरे धीरे निकालने लगा और अपने ही हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। हिंदी भाषियों के प्रति आकर्षित होते हैं, गांधी जी के विचारों से प्रभावित होते हैं और उन्होंने ये तय किया कि मैं कुछ लिखूंगा। उन्होंने एक नाटक लिखना शुरू किया। जीवन में देखे एक मात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी, इसीलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। जीवन की जो घटनाएं घटती थी जीवन के अंदर, उस घटनाओं का ताजापन हुआ करता था। तुरंत घटी घटनाओं पर वो कुछ न कुछ लिखा करते थे। यानी कि नाटक के अंदर जो अनुभवित बातें थी, वो अनुभवित बातें खुद ने जो अनुभव किया है, उसी बात को वो उनके अंदर लिखता था। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथियारी, केवल नहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न जिसे राष्ट्रपिता गांधी है। स्वाधीन भारत यानी स्वाधीन भारत का लोकतंत्र भारत, स्वाधीन लोकतंत्र का भारत, वैसा नाटक उन्होंने लिखा और जिसके अंदर राष्ट्रपिता गांधी होंगे भारत के, स्वतंत्र भारत के, वैसी बात उन्होंने अपने नाटक के अंदर लिखी। आगे देखो क्या और सिद्धि के लिए साधन है। सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गान आगे कर देना। गांधी जी के विचारों से वो प्रभावित हो गए थे, इसीलिए शेखर ने एक बात को स्वीकारा कि भाई सिद्धि के लिए साधन हमारे पास है, उनको अनवरत चलाते रहेंगे। कताई और बुनाई हमारे पास है और हम अपने हाथों से कताई बुनाई करेंगे और वस्त्र बनाएंगे। वही वस्त्र, स्वदेशी वस्त्रों को अपनाएंगे। गांधी ने जो बात कही थी कि एक गाल पर कोई तमाचा मारता है तो दूसरा गाल उनके सामने रखो, दूसरे तमाचा मारने दो, दूसरा तमाचा मारने दो, वैसी बात उन्होंने स्वीकारी। गांधी के विचारों को स्वीकार लेता है बचपन से ही शेखर। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ हो हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। और नाटक के द्वारा उनका स्वप्न एक बनता है कि स्वाधीन भारत होना चाहिए, बाधाहीन भारत होना चाहिए। वैसा शेखर का एक स्वप्न बन चुका। उन्होंने नाटक के अंदर भी लिखा और गांधी जी के विचारों को अपना कर उन्होंने एक बात तय की कि भारत स्वतंत्र भारत जैसा होगा, वैसा उन्होंने स्वप्न देखा। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी शाही में उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे
अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। नाटक पूरा हो गया, उन्होंने लिख दिया नाटक और अपनी स्वदेशी शाही के अंदर ही, देशी शाही के अंदर ही उन्होंने तैयार लिख कर अपने पास उन्होंने रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे याद थी, इसीलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को भी दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। पहला नाटक उन्होंने लिखा था, इसलिए साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बात उनके लिए अमूल्य थी। उन्होंने किसी को भी दिखलाया नहीं, ये नाटक किसी को उन्होंने बताया नहीं, और हर समय जब जहां वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गुंजा करती, मैं शेखर हूं, मैं अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर। और एक बात का उन्हें गौरव होने लगा, मन ही मन में वो गौरव की अनुभूति करता है कि मैं तो शेखर हूं और नाटक अपूर्व मैंने लिख दिया है और लेखक चंद्रशेखर में हूं, वैसा अनुभव उन्हें होने लगा। आगे देखो, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है, स्वाधीन भाषा बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने। और शेखर के मन में इस प्रकार का मन ही मन गौरव होने लगा कि मैंने स्वाधीन बाधाहीन भारत की कल्पना की है मेरे नाटक के माध्यम से, और मैं उसमें किसी की सहायता लेना नहीं चाहता। वैसा शेखर का स्वप्न हो चुका था। शेखर के पिता एक दिन दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। एक दिन की बात है, शेखर का ऐसा बचपन का स्वप्न था। शेखर के पिताजी एक दिन दौरे पर जा रहे थे, शेखर उनके साथ जा रहा था। घर के अंदर की जो बातें थी वो हमने देखी कि शेखर के घर के अंदर विदेशी कपड़े जो थे, वो विदेशी कपड़ों को एक साथ वो जला देता है। एक बचपन की घटना है। विदेशी विचारों से वो घर का जो सारा व्यवहार था वो भी अपनी पुरानी माँ, मतलब पहली माँ अंग्रेजी में बात करती थी, उस अंग्रेजी का वो त्याग करता है। मातृभाषा हिंदी होनी चाहिए, स्वदेशी चीजों को अपनाना चाहिए, वैसे विचार उनके अंदर आ जाते हैं। गांधी जी से वो प्रभावित हो जाता है। ये सारी बातें शेखर के अंदर एक प्रकार का बदलाव लाती। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि हिंदी हमें पहले सीखनी चाहिए, ये तो हम मातृभाषा के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार के चलते हैं। उस विचार से उन्होंने ये तय किया कि अंग्रेजी का हम त्याग करेंगे, हिंदी को ही बोलेंगे। और गांधी जी से प्रभावित हो जाता है। नाटक लिखा तो नाटक के अंदर स्वाधीन बाधाहीन भारत की कल्पना उन्होंने लिखी कि मेरा स्वतंत्र भारत ऐसा होगा, किसी प्रकार का कोई दबाव उन पर नहीं होगा और मेरे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपिता गांधी होंगे। वैसा उन्होंने उस नाटक के अंदर लिखा। उस बात को उन्होंने अपनी इस सच्चिदानंद वात्स्यायन ने यहाँ पर हमारे सामने इस अंश के अंदर रखी है। अब बात रही उनके पिताजी की। उनके पिताजी एक दिन दौरे पर जा रहे थे, उनके साथ शेखर भी जा रहा था। वहां की कथा जो है, वहां आगे की कथा जो है, हम अगले क्लास के अंदर देखेंगे। आज यहाँ तक इतना रखते हैं, आगे हम बाद में देखेंगे।